मेरी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे और मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। एक तरफ से मैं इस बात का भगवान का धन्यवाद भी करती कि मेरा अब तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, वरना वह भी मेरी तरह ही सिसक सिसक कर पूरी ज़िंदगी गुजारता। मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई थी। मेरे ससुराल वाले काफ़ी अच्छे खाते पीते लोग थे, काफ़ी खुशहाल घर था। मेरे माँ बाप को ये रिश्ता काफ़ी पसंद आया था, लेकिन मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि उनका घर बहुत ही छोटा था। दरअसल उनका सरकारी घर था जो सिर्फ 2 कमरों का ही था। हमने अपनी खुद की पूरी ज़िंदगी भी सरकारी घरों में ही रहकर गुजारी थी, और इसीलिए मेरा हमेशा से अनुमान था कि भले ही घर छोटा ही हो लेकिन अपना हो। लेकिन नसीब के लिखे को कैसे बदला जा सकता है। मैंने रिश्ते के लिए ऐतराज़ किया तो मेरी माँ ने मुझे डांटा कि तुम भगवान का धन्यवाद नहीं करती हो कि लड़का रोजगार में लगा हुआ है। आजकल तो लड़की वाले रिश्ता आने पर ही खुश हो जाते हैं कि कम से कम लड़का कोई काम तो करता है। लेकिन मैं इस बात पर अपनी माँ से बहस कर जाती कि मैं इस रिश्ते में बुराई नहीं निकाल रही। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उनका घर बार तो कम से कम अच्छा हो, कि किसी को बताते हुए शर्मिंदगी का एहसास ना हो। तो मेरी माँ अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे बड़ी ही हैरानगी से देखते हुए कहने लगी, हाँ तो अच्छा भला तो घर बार है ही, वो झोपड़ी में तो नहीं रह रहे, हमारी तरह ही लोग हैं, और क्या चाहिए। ज़रा अपने आप से निकल कर दूसरों को देखो कि कभी तो लड़कियों के रिश्ते, अपने से ऊंचे स्टेटस वाले रिश्तों का आना बहुत ही मुश्किल बात है, और अगर ऐसे रिश्ते आ भी जाएं तो सारी ज़िंदगी उनके आगे मेज कुर्सियां रखते ही गुजर जाती हैं। हर समय तो उनके आगे पीछे हाथ जोड़कर घूमते रहें। इसीलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लड़की का रिश्ता अपने से किसी ऊंचे घराने में हो। हमेशा लड़की का रिश्ता अपने बराबर वालों में ही तय करना चाहिए। और फिर तुम भी अपने ही जैसे माहौल में तो जा रही हो, तो तुम्हें एडजस्ट होने में वहाँ कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और फिर मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई। उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। भगवान जाने मेरी माँ कोई बात समझना क्यों नहीं चाहती थी, या फिर मेरे ही बात करने में कोई कमी थी। मैंने सारी बातें उठाकर पापा के सामने कर दी कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। तो पापा चिंतित से हो गए थे और मुझे बुलाकर पूछा कि साक्षी, अगर तुम रिश्ते से खुश नहीं हो तो फिर क्या चाहती हो। तो मैंने सर झुकाकर अपने नाखूनों को दांतों तले चबाती ही रह गई थी। मुझे कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पापा से क्या बात करूं। वैसे भी उनसे बात करते हुए मुझे बहुत ही झिझक सी महसूस हो रही थी, और फिर ये टॉपिक ही ऐसा था कि इस पर मैं आखिर कहती भी क्या। हालांकि मैं तो पहले ही सब कुछ अपनी माँ को बता चुकी थी, और मेरे पास इस बात पर बात करने के लिए अब कुछ बचा भी नहीं था। और मैं जानती थी कि पापा की बात माँ से कुछ अलग नहीं होगी। लेकिन जब पापा बोले तो मैं बड़ी हैरान हुई थी। पापा ने पूछा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है। ये बात हमारे जैसे माहौल में बहुत ही गलत समझी जाती थी। शुरू से ही हमारी परवरिश हमारे माँ बाप ने ऐसी नहीं की थी, और ना ही हमारे ख़ानदान की लड़कियों ने कभी लव मैरिज की थी। फिर मेरे लिए तो ये सोचना ही गलत था, और इस बात पर मैं बहुत हैरान भी हो रही थी कि मेरा बाप खुद अपने मुंह से अपनी बेटी से उसकी पसंद का पूछ रहा था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कभी किसी लड़की से उसकी पसंद के बारे में नहीं पूछा गया था। बस बड़ों ने जहाँ रिश्ता तय कर दिया वहाँ रिश्ता हो गया, और शादी भी हो गई। मेरा सर थोड़ा सा और झुक गया तो पापा को लगा शायद किसी लड़के का चक्कर है। तो वो एकदम से सांस खींचकर बोले, देखो साक्षी, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो हमें अभी से बता दो। हमने अभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की है, और ना ही तुमसे कोई ज़बरदस्ती करेंगे। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो फिर यह सबसे अच्छा रिश्ता है। हम किसी भी सूरत में इसे छोड़ नहीं सकते हैं। उन लोगों ने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो तुम अच्छे से सोच लो, और फिर जो भी तुम्हारा फैसला हो मुझे बता देना। ये कहकर पापा उठकर चले गए। लेकिन मैं माँ पर नाराज़ हो गई। कहने लगी, क्या ज़रूरत थी पापा से ये सब बात करने की। आपका और मेरा मामला था, हम दोनों ही इसको तय कर लेते। तो मेरी माँ एकदम गुस्से से बोली, ये तुम्हारा और मेरा मामला नहीं है, ये हम सबका मामला है, और तुम्हारे पापा से बात करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि मैं अकेली मामलों पर कोई राय नहीं रखना चाहती। तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही बात तुमसे पूछी है। मैंने तो इतना गहराई में जाकर नहीं सोचा। देखो, अगर ऐसी कोई बात है
तो मुझे बता दो। मैंने नाराज़गी भरे नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ कमाल करती हो। आपको लगता है कि मैं ऐसी हूँ जो यूँ छुप छुप कर किसी को पसंद कर बैठूंगी और आपको खबर भी नहीं लगेगी? अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको कब का बता चुकी होती। तो जब ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम्हारे इनकार का कोई मतलब नहीं रह गया। आज घर छोटा है तो कल बड़ा हो जाएगा। ये तो बेटियों का अपना नसीब होता है, क्योंकि वह अपने नसीब का ही खाती हैं। इसलिए उनका छोटा सा घर बार देखकर उनकी और अच्छाइयों को नज़रअंदाज मत करो। सबसे बड़ी बात यही है कि लड़का नौकरी से लगा हुआ है, पक्की नौकरी है। और फिर तुमको क्या चाहिए? तुमको अपने कज़िन को ही देख लो। जिनके भी रिश्ते आए हैं वह सब के सब प्राइवेट नौकरी वाले ही आए हैं, और प्राइवेट नौकरियों का तो तुम जानती ही हो। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ साथ बचत की आदत डालना और अपने लिए एक छोटी सी ज़मीन ले लेना, और फिर उस पर अपनी मर्जी का घर बना लोगे तो मेरी ये बातें तुम्हें बहुत याद आएंगी। माँ की बातें सुनकर मैं खामोशी के साथ उठ गई और अपने कमरे में आ गई, जहाँ मेरी छोटी बहन लेटकर कुछ किताबें पढ़ रही थी। मैं खामोशी से अपने बेड पर आकर बैठ गई तो वह मेरी तरफ गौर से देखने लगी। क्या हुआ दीदी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है? वह मेरे करीब आकर और कहने लगी, सच कहूँ तो मुझे भी माँ का ये फैसला अच्छा नहीं लग रहा। आपने उनके घर को देखा है? हमारे घर से भी छोटा है, बिल्कुल सिंगल क्वार्टर की तरह। उनका किचन बरामदे में ही है, जिसे किचन कह ही नहीं सकते। बस किचन के नाम पर एक स्लैब डलवाकर चूल्हा रख दिया गया है और बाकी सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। हर चीज़ खुली हुई है। कितना बुरा लगता है ना ऐसा किचन बना हुआ। ऊपर से उनकी बेटी का शो ऑफ तो देखो कि वह उसे ओपन एरिया किचन कहते हुए नहीं थक रही थी। और उनकी डेकोरेशन का सेंस देखो, दोनों कमरे इस तरह से सजे हुए थे कि जैसे कोई म्यूज़ियम हो। सच में बहुत घुटन का एहसास हो रहा था। मैं तो कहती हूँ कि इनकार कर दो, नहीं तो सारी ज़िंदगी रोती ही रहोगी। भला ये भी कोई ज़िंदगी है कि इंसान अपनी मर्जी से रह भी ना सके? न जाने क्यों उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह मेरे दिल की ही तो बात कर रही थी, लेकिन जो बातें माँ बोल रही थीं वह भी गलत तो नहीं थी। मेरी उम्र इस समय 25 साल से ऊपर हो गई थी और ख़ानदान की सब लड़कियों की शादियाँ हो चुकी थीं, लेकिन हमारे घर अब तक कोई ढंग का रिश्ता तक नहीं आया था। तो अब मेरी माँ चिंतित होने लगी थी और उनकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। हम दो ही बहनें थे और हमारा कोई भाई भी नहीं था। तो मेरी माँ और पापा यही चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी में ही हम दोनों की शादी करके फ्री हो जाएं, और फिर रिटायरमेंट के बाद उनका गांव जाकर रहने का इरादा था कि बाकी ज़िंदगी वो लोग वहीं पर गुजार देंगे। लेकिन मुसीबत तो यही थी कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी ढंग का रिश्ता तो एक तरफ रहा, कोई बेढंग का रिश्ता भी नहीं आ रहा था। और मुझसे छोटी बहन भी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी। तो मेरी माँ को ऐसे में मेरी चिंता होने लगी थी कि कुछ सालों के बाद तो सिया के रिश्ते भी आने लगेंगे, तो ऐसे में फिर मेरा क्या होगा? और मैं अपनी माँ की परेशानी को किसी हद तक समझ भी रही थी और दिल ही दिल में ये दुआ भी कर रही थी कि मेरे लिए कोई ढंग का रिश्ता आ जाए और मैं अपने घर ब्याह करके चली जाऊं और मेरी माँ की सारी चिंता खत्म हो जाए। लेकिन रिश्ता जो आया वो ऐसा आया कि मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था, और फिर मैंने इस मामले को भगवान पर ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा और परेशान हों। दूसरा, इस रिश्ते में जो सबसे अच्छी बात मेरे सामने आई कि लड़का कम से कम काम पर तो लगा हुआ है, वरना आजकल तो न जाने कितने ही बेरोजगार घूम रहे हैं। और दूसरी बात, मेरी सास ने दहेज लेने से भी मना कर दिया था, और एक बार भी नहीं बल्कि बार बार मना किया, और उसका रीज़न यही बताया कि हमारा घर बहुत छोटा है और इसीलिए दहेज का सामान रखने की कोई जगह ही नहीं निकल सकेगी। तो मेरे मम्मी पापा ने जब ये बात सुनी तो वह खुश भी हुए, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों ही मेरे दहेज को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, और इसीलिए मेरे पापा ने उन लोगों से कर्ज लेने के बारे में भी बात कर रखी थी। लेकिन जब मेरी सास ने दहेज के बारे में पहले से ही मना कर दिया तो पापा ने सुकून की सांस ली और फिर मेरी माँ की तरफ देखते हुए कहा कि मैंने नहीं कहा था ये लोग बहुत अच्छे हैं, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। तो उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। पहली बार मेरे दिल को भी सुकून हुआ था। फिर वह दिन भी आ गया जब मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे साथ बस गोल्ड का एक सेट और अच्छे महंगे कपड़े बनाकर मेरी माँ ने मुझे दिए थे, और साथ में
कपड़ों के लिए एक अलमारी भी दे दी ताकि मैं अपना सामान अलग से रख सकूं। जो कमरा मुझे दिया गया था उसमें से कुछ सामान निकालकर मेरी अलमारी को उसमें सेट किया गया। लेकिन उस पर भी मेरी सास ने मुझे काफ़ी बातें सुनाई कि जब मना भी किया था तो फिर क्या ज़रूरत थी अलमारी वगैरह देने की। अब देखो ना, कमरे का बहुत सामान हमें गैलरी में रखना पड़ेगा। मैं उनकी बातें सुनकर कुछ परेशान भी हुई थी कि आखिर मुझे कपड़े रखने के लिए अलग से अलमारी की ज़रूरत तो होती ही। अब मैं उनकी अलमारियाँ को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी ना। इसीलिए मेरी माँ ने बहुत सोच समझकर मुझे अलग से अलमारी दी कि मैं आज़ादी से अपना सामान रख सकूं। लेकिन मेरी सास इस बात को लेकर तो बैठ गई, तो मैं भी चुप हो गई। और दूसरी तरफ मुझे जो गोल्ड का सेट मेरी माँ ने दिया था वह मेरी सास ने ये कहकर मुझसे ले लिया कि तुम इसे कहाँ रखोगी, लाओ मुझे दो, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी, कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो मैंने ना चाहते हुए भी वो सेट उनको दे दिया, जो कि मुझे फिर कभी पहनने के लिए मिला ही नहीं। रात को जब अजय मेरे पास आए और मुझे मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी पहनाई तो अजय को देखकर पहली बार मुझे अपने माँ बाप के फैसले पर खुशी हुई थी। अजय देखने में काफ़ी हैंडसम थे। रंग गोरा चिट्ठा नहीं, लेकिन सांवला रंग भी उन पर खूब अच्छा लग रहा था। जब अजय ने मेरे हाथ थामे तो मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया था। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई लड़का शामिल नहीं रहा था और ना ही आज तक मुझे किसी लड़के ने टच किया था। ये मेरा पहला स्पर्श था जो मुझे अजय से मिला था। मेरे दिल की धड़कनें उथल पुथल सी हो रही थी। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात रही थी। अजय का प्यार पाकर मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरी ससुराल में कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरा एक देवर और ननद थी। मेरे पति इन दोनों से बड़े थे। मेरे पति का छोटा भाई दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, हालांकि उसे देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये पागल है। अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था, किसी किताबी हीरो के जैसा। अजय का रंग फिर भी सांवला था, लेकिन मेरे देवर रवि का रंग तो काफ़ी खिला हुआ था। लेकिन एक बात बड़ी ही अजीब थी, जब मैं शादी के बाद यहाँ आई तो वह कमरे से बाहर ही नहीं निकला। मुझे उसे देखने का काफ़ी शौक था, लेकिन वह अपना कमरा बंद करके ही रखता था और जब मैं आंगन में या बरामदे में होती तो वह कमरे के अंदर ही होता था। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में जाती तो वह फ़ौरन से बाहर निकल आता था। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत होती थी कि वह ऐसा क्यों करता है। तो मेरी सास ने कहा, ये ऐसा ही है, ये किसी से भी बात नहीं करता और फिर औरतों से तो बहुत ही ज़्यादा शर्माता है। फिर मैंने भी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की कि भगवान जाने वो मेरे साथ क्या व्यवहार करे। वैसे भी नई नई जगह थी और मैं उन लोगों को समझने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपनी शादी को लेकर बहुत सारे अरमान थे। मैंने बहुत से सपने बुने थे जिनमें मुझे सिर्फ मोहब्बत और चाहत से रहने की तमन्ना थी। इसलिए मैंने नए बनते रिश्तों में हर सदस्य के साथ पूरी ईमानदारी और प्यार से चलने का फैसला कर रखा था। यहाँ तक कि मैं अपने पागल देवर का भी बहुत ख्याल रखती। यही वजह थी कि वह अब मुझसे शर्माना छोड़ चुका था और मेरी मौजूदगी में भी बाहर आने लगा था। तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की ये पहली कामयाबी है जो मुझे मिली है। लेकिन शायद ये मेरी भूल थी, क्योंकि रोमांटिक कहानियों में शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में जो भी कुछ दिखाया जाता है, रियल में उसको अपनी ज़िंदगी पर लागू करना उतना आसान नहीं होता है। घर के कामों में और ससुराल के कामों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने इस बात को दिमाग से निकालने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि ससुराल के हर छोटे बड़े काम मेरे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं बने, क्योंकि मैं दिमागी तौर पर खुद को तैयार करके ही यहाँ पर आई थी। और फिर वैसे भी मैं जिस माहौल में यहाँ पर आई थी वहाँ औरतें सारे काम अपने हाथ से ही करती हैं। सीमित आमदनी में नौकरानी रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ हालात थोड़े अच्छे थे, अगर काम वाली रख भी ली जाती तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन मेरी सास बहुत ही कंजूस टाइप की औरत थी। हालांकि जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे घर के कामों में अक्सर देर होने लगी, तो मेरे पति ने काम वाली ढूंढने की बात की अपनी माँ से कि तो मेरी सास इस बात पर बहुत नाराज़ हो गई। कहने लगी, क्यों, क्या तुम्हारी पत्नी कोई अनोखा बच्चा पैदा करने जा रही है कि हमने बच्चे पैदा नहीं किए? अगर हम काम वाली के बगैर हट्टे कट्टे बच्चा पैदा कर गए हैं तो तुम्हारी पत्नी भी कर लेगी। और इस घर में काम ही कितना होता है, छोटा सा घर है और हम घर के लोग भी कितने हैं, ये बहू पर बोझ बढ़ गया। फिर हम भी तो उसका हाथ पटाते हैं, ये सारे घर का बोझ उठाए थोड़े ही अकेले फिर रही है।
मेरी सास ने बात करने को तो कर दी, लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि वह घर के काम में किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं बटाती थी। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सब मैं अकेले ही बनाती थी और ये सब उन्हें टाइम से ही तैयार चाहिए होता था। मेरी सास और ननद मेरी तबीयत खराबी के बावजूद भी कभी भी किचन में जाकर नहीं देखती थी। मुझे अक्सर सब्जी की स्मेल की वजह से उबकाई सी आती रहती थी। शुरू शुरू के दिन तो हर औरत के लिए बहुत ही नाजुक होते हैं। उसे अच्छी खुराक के साथ साथ आराम की भी ज़रूरत होती है। लेकिन मैं जब सुबह उठती तो फिर रात को ही अपने कमरे में आकर बेड पर लेटती थी। इस दौरान सारा दिन घर का चूल्हा चौका ही संभालती रह जाती थी। मेरी ननद जवान थी, चाहती तो मेरा हाथ बटा सकती थी, लेकिन ना जाने मेरी सास ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई हुई थी कि वह अपने बेड से उतरती ही नहीं थी। एक दो बार अपनी तबीयत खराबी की वजह से मैंने उसे किचन संभालने को बोला भी, तो उसने बहुत ही अजीब शब्दों में मेरे मुंह पर ही इनकार कर दिया। पहली बार मेरा दिल अपने ससुराल के रिश्तों से दुख गया था, क्योंकि इस हालत में तो औरत को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। केयर तो एक तरफ रही, मुझे तो ढंग से आराम करने तक को भी नहीं मिलता था। और दूसरा, मेरे सर पर एक और आफत आ पड़ी थी कि मेरी सास पता नहीं कुछ दिनों से मुझसे ढंग से बात ही नहीं कर रही थी। उनका मूड अक्सर अब बदलना शुरू हो गया था। मैं बात करती तो बहुत ही ठंडे शब्दों में मुझे जवाब देती और बिना मतलब मेरे कामों में कमी निकालती रहती। कभी उन्हें सब्जी में कोई स्वाद नहीं लगता तो कभी उन्हें बर्तन सही से धुले हुए दिखाई न देते, और मेरी प्रेगनेंसी में भी उन्हें कमरों में पड़ी हुई धूल दिखाई देने लगी थी। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती थी, लेकिन अपनी कमजोरी और चकराता सर के साथ मुझे घर चमकाने में कमी रह जाती थी। तो मेरी सास मुझे खूब बातें सुनाती, लेकिन जैसे ही अजय घर में दाखिल होते तो मेरी सास बहुत ही मीठे शब्दों में मुझसे बातें करती और उनके शब्दों से शहद टपकना शुरू हो जाता। वह अजय के सामने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती, मुझे आराम करने का कहती और अजय से कहती कि देखो ना, इसने तो अपने क्या हालत बना रखी है। ना तो ये ढंग से खाती है, ना पीती है, और ना ही ये अच्छे से आराम करती है। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर हमें मत कहना कि हमने तुम्हारी पत्नी का ख्याल नहीं रखा। तो मैं हैरान परेशान अपनी सास के चेहरे की तरफ देखती। ये किस कदर दोगली औरत है। मुझे सारा दिन कामों पर एक टांग पर खड़ा रखती है, लेकिन जैसे ही मेरा पति घर में आता है तो मेरी सास मेरी बलाएं लेते नहीं थकती। मुझसे इतनी मोहब्बत जताती, उनकी इस चालबाजी पर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता। अपनी माँ की ये सब बताने पर अजय मेरी तरफ एक नज़र डालते और फिर मुझे अपने सीने से लगा कर कहते कि मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ। खुद का ख्याल रखा करो, देखो चेहरा कैसा पीला पड़ गया है, और हमारे आने वाले बच्चे के बारे में भी तो सोचो। तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो हमारे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। मैं उस वक्त फीकी सी हंसी हंस देती। असल में अजय का प्यार ही तो मेरी ताकत था। अगर अजय का प्यार न मिलता तो शायद मैं अब तक टूट चुकी होती। एक बार तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपने पति से उनकी माँ की सारी बातें कह दूँ, उनकी सारी पोल पट्टी खोल दूँ और उन्हें बताऊँ कि उनके जाने के बाद ये मेरे साथ क्या क्या करती है। लेकिन फिर मैं ये सोच कर चुप हो जाती कि कहीं मेरे पति को ऐसा ना लगे कि मैं उनकी माँ की शिकायत उनसे करती हूँ, कहीं उनका दिल मेरी तरफ से बुरा ना हो जाए। यही सब सोचकर मैं चुप हो जाती। फिर कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं अपनी सास से ये बातें ज़रूर करूं कि आखिरकार उनका व्यवहार एकदम से अपने बेटे के आने पर बदल क्यों जाता है। लेकिन बस मेरा वही डर मुझे खामोश कर देता। मैं चाहती थी कि मैं अपने परिवार को जोड़ कर रखूं और उसमें किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसीलिए मैं चुपचाप सब कुछ सह रही थी, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े होते भी तो मेरा मायका इतना भरा पूरा नहीं था कि वह लोग मुझे सपोर्ट करते। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मेरे मम्मी पापा तो उल्टा मुझे ही समझा बुझा कर दोबारा ससुराल भेज देते। इसलिए मैं चुपचाप समय गुजार रही थी और यही सोचा था कि शायद एक दिन समय अच्छा भी आएगा। लेकिन समय तो शायद ही अच्छा था, लेकिन गर्मियों के सख्त दिन ज़रूर आ गए थे। ये बहुत ही गर्म इलाका था, जहाँ रात को पंखे आग बरसाते थे। यहाँ पर दिन को चलने वाली हवाएं तो गर्म होती थी, लेकिन रात को भी एक अजीब सी घुटन भरी गर्मी होती थी और पंखे आग बरसाते महसूस होते। घर में एसी सास ससुर के कमरे में लगा हुआ था और ऊपर छत पर एक पुराना सा कमरा बना हुआ था, जिसे स्टोर रूम के लिए भी ये लोग इस्तेमाल करते थे, और उसी में मेरा देवर रवि भी रहता था।
वह तो कम ही नीचे उतरता था और इसलिए ताज़ी हवा के लिए हम ऊपर छत पर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं रवि पर कोई पागलपन का दौरा पड़ा तो मुझे वो कोई नुकसान न पहुंचा दे। और फिर नीचे एक एसी लगा हुआ था जो सास ससुर के कमरे में था। रात के समय मेरी ननद भी उसी कमरे में जाकर लेट जाती थी। अजय ने भी वहीं जाकर सोने के लिए अपना इरादा किया, तो मुझे हैरत तो उस समय हुई जब वह अपना तकिया लेकर अकेले ही उनके कमरे में सोने के लिए चले गए। हालांकि अजय ने मुझे भी कहा था कि तुम भी चलो, वहीं एक तरफ अपना बिस्तर लगा लेंगे और सो जाएंगे, लेकिन मैं अपने सास ससुर के कमरे में कैसे सो सकती थी। मैंने इस बात पर मना कर दिया। अजय कुछ देर तक मुझे देखते रहे और फिर अपना तकिया लेकर चुपचाप चले गए। मैं इस गर्म कमरे में बिल्कुल अकेली रह गई थी। जैसे दिन में धूप की तपिश शरीर को झुलसा जाती है, वहीं पर रात को मैं उठ उठ कर नहाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि जैसे रात इतनी लंबी हो गई है कि गुजरने का तो नाम ही नहीं ले रही। सुकून की सांस लेती, लेकिन फिर वही भाग दौड़ और प्रेगनेंसी में मेरी घबराहट और तबीयत खराबी भी साथ साथ ही चल रही थी। दिल चाहता कि सारे काम छोड़कर एसी वाले कमरे में जाकर सो जाऊं, लेकिन मेरी सास दिन को एसी चलाने की अनुमति ही नहीं देती थी। दिन ब दिन मेरी घबराहट बढ़ती ही चली गई। प्रेगनेंसी के दौरान मैं हफ्ते में एक बार अपनी माँ के घर जाती और रात को रहकर वापस आ जाती, तो इस बात पर भी मेरी सास का मूड खराब होने लग जाता और 2 दिन तक वह मुझसे ठीक से बात भी ना करती। और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। क्या मैं अपनी माँ के घर जाना ही छोड़ दूँ? दिन रात की घुटन और चिंता में मेरा फिर ये हाल हुआ कि मेरा मिसकैरेज हो गया, और जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि मुझे बच्चे बेहद पसंद हैं। शादी से पहले भी मैं जिसका बच्चा देखती तो उसे गोद में उठाकर किस करती, लेकिन बदकिस्मती से मेरी शादी का दूसरा साल शुरू हो गया था और मैं दोबारा माँ नहीं बनी। तो मेरी सास उठते बैठते मुझे ताने देने लगी कि तुम्हारे साथ जिन जिन की भी शादियाँ हुई थी उन सबके बच्चे हो गए हैं, एक तुम ही हो कि अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी। और मुझे ऐसा लगा जैसे तो मैं ही कसूरवार हूँ। मेरी सास के ताने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। हर आने जाने वाली औरत के सामने वो अपने बेटे की औलाद ना होने की दुख भरी दास्तान लेकर हर बार बैठ जाती, और वो औरतें भी खूब चटकारे भरते हुए मुझे अजीब तरह से वैसी निगाहों से देखा करती थी। मेरे घर में औरतों का आना जाना बहुत लगा रहता था, क्योंकि यह आना जाना मेरे देवर की वजह से होता था। क्योंकि उन औरतों को लगता कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसके पास ज़रूर ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति है कि ये जिस औरत के सर पर हाथ रख देता है उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी कोई औरत उसके पास जाती तो वो बहुत डर जाता। बहुत मुश्किल से ही वह औरतों के सर पर हाथ रखता। कई बार मेरे दिल में भी ये बात आई कि मैं अपने सर पर भी उसका हाथ रखवा लूँ, ताकि मेरी किस्मत भी खुल जाए और औलाद की जो कमी मेरी ज़िंदगी में आई है वह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं भगवान के कामों में कमी निकाल रही हूँ, और ये गलत है। बच्चे देने का काम तो भगवान का होता है, अगर वह चाहे तो दे सकता है, ना चाहे तो ना दे। लेकिन न जाने क्यों मुझे अपनी छोटी बहन का ख्याल बार बार आता। मेरी बहन के रिश्ते के लिए मेरी माँ परेशान थी। सिया अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता उसके लिए नहीं आ रहा था। कई बार मेरे सामने सिया के रिश्ते की बात कर चुकी थी माँ। ऐसा नहीं था कि सिया के लिए कोई रिश्ता नहीं आता था, बल्कि जो रिश्ते आते हैं वह दोबारा पलट कर जवाब ही नहीं देते थे। तो ऐसे में मेरी माँ बहुत परेशान रहने लगी थी। लेकिन मेरी माँ परेशानी में भी थोड़ी अलग ही बात चाहती थी। वो कहती कि मेरी बहन की शादी किसी अमीर खानदान में हो, उसे मेरी तरह ये घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारनी ना पड़े, जहाँ उसका अपना एक कमरा हो और उसमें ज़िंदगी के सारे ऐसो आराम भी मौजूद हों, और काम वाली भी हो जो उसका हाथ बटाए। मेरे दिमाग में ऐसी बहुत सी खिचड़ी पकती रहती थी, और मैंने माँ को साफ साफ कह दिया था कि सिर्फ लड़के की नौकरी ही ना देखें, बल्कि पूरा घर बार देखें कि वह लोग कैसे रहते हैं, तभी उसकी शादी करें। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ परेशान हो जाती। मैं जानती थी कि वह शुगर की मरीज़ हैं, इसीलिए उनसे खुलकर मैं कोई बात नहीं करती थी। अपनी कोई भी परेशानी उन्हें कभी नहीं बताती थी, लेकिन मेरी बातों को सुनकर वह अक्सर मेरी बातों की तह तक पहुंच जाती थी, और अब मेरी तरफ से भी बेहद परेशान रहने लगी थी।
इसलिए मैं अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी और अपनी परेशानियाँ अपने तक ही रखती थी और इसी उम्मीद पर ज़िंदगी गुजार रही थी कि शायद मेरे हालात बेहतर हो जाएं। अचानक यूं ही एक दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन को अपने देवर के पास ले जाऊं, शायद उसका नसीब बदल जाए। न जाने क्यों ये सब कुछ सोचते हुए मुझे बिल्कुल भी ये ख्याल आया ही नहीं कि ये सब गलत है। बच्चों को देना ना देना और फिर शादी ब्याह के मामले भी सब भगवान के ही तो हाथ में होते हैं। वही जोड़ियाँ बनाता है इंसान का, उस पर कोई बस नहीं चलता। बस अपनी उलझन और परेशानी में मुझे अपनी बहन के लिए जो हल नज़र आया, मैंने सोच लिया कि मैं अपने देवर के सामने अपनी बहन को ज़रूर लेकर जाऊंगी। और फिर यही सोचते हुए एक दिन मेरी बहन मुझसे मिलने आई तो मैं उसे देवर के पास ले गई। मैंने सोचा कि वो पहले डरेगा और फिर बड़ी विनती करने के बाद वह कहीं मेरी बहन के सर पर हाथ रखेगा। बस थोड़ी देर की ही तो बात है, फिर मैं छोटी को घर भेज दूंगी। वैसे भी मेरी सास मेरे मायके से आए किसी भी रिश्ते पर खुश नहीं होती थी, लेकिन मुझे अपनी बहन की वजह से इस सब की कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही मैं छोटी को लेकर अपने देवर के पास गई तो वह बिल्कुल भी छोटी से नहीं डरा और बल्कि उसको टकटकी बांधे हुए एक टक देखता ही चला गया। इस बात पर मैं बहुत खुश थी कि चलो कम से कम कोई हंगामा तो नहीं हुआ, वरना मेरी सास इस पर भी बातें सुनाती। मैं अभी यही सब सोच रही थी कि तभी रवि धीरे धीरे चलता हुआ सिया के पास आ गया और अब तक उसकी निगाहें सिया के ऊपर से नहीं हट रही थीं। अचानक ही उसने मेरी बहन का हाथ पकड़ा और उसे तेजी के साथ अपने कमरे में ले गया और फिर अंदर जाकर उसने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ही ये सब अचानक हुआ था और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। जब थोड़े होश ठिकाने आए तो मैं फ़ौरन भागते हुए दरवाज़ा पीटने लगी। मेरा शोर सुनकर छत पर सास ससुर और अजय भी ऊपर छत पर आ गए थे और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा इतना मजबूत था कि धक्का लगने के बावजूद भी खुल ही नहीं रहा था और ना ही किसी तरह से टूट रहा था। जब 2 घंटे के बाद देवर ने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ में मेरी बहन का दुपट्टा था, जिसे देखकर मैं गुस्से से पागल हो गई और वह दुपट्टा उससे छीनकर उसे ज़ोर का धक्का दिया। वह ज़मीन पर गिर गया। फिर मैं कमरे में दाएं बाएं देखने लगी कि छोटी कहाँ है, तो वह मुझे वहीं ज़मीन के कोने पर डरी सहमी हुई बैठी नजर आई। मैं भागकर उसकी तरफ गई और फिर उसको छू कर टटोल कर देखा कि कहीं उसके कपड़े फटे हुए तो नहीं हैं। मेरे दिमाग में अजीब सा डर बैठ गया था कि तभी छोटी एकदम से मुझसे लिपट कर रोने लगी। मेरा तो दिल ही कांप गया था कि भगवान जाने कि अब वह क्या कहेगी। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मम्मी पापा तो मुझे कभी भी माफ़ ही नहीं करेंगे और शायद सिया भी मुझे इस बात का जिम्मेदार ठहराएगी, क्योंकि घर से मैंने ही उसे अपनी जिम्मेदारी पर बुलवाया था। मैंने उस पर दुपट्टा डाला और उसे अपने कमरे में ले आई और जब मैंने पूछा तो वह रोने लगी और कहा कि वह दूर बैठकर बस मुझे देखता रहा। मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ भागने लगती तो वह मुझे पकड़कर वापस बिठा देता और फिर थोड़ी दूर पर बैठ जाता और फिर मुझे देखने लगता। फिर उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब सी बात की। ये सब लोग मुझे पागल समझते हैं, जबकि मैं पागल नहीं बल्कि नामर्द हूँ और अपनी इस नामर्दी को छुपाने के लिए ही मैं सबसे झूठ बोल रहा हूँ और मैंने ये ढोंग रचाया हुआ है। लेकिन तुम्हें तो देखते ही मैं तुम्हें दिल से पसंद कर बैठा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम मुझसे शादी का वादा करो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा, वरना मैं हमेशा तुम्हें इसी कमरे में कैद करके रखूँगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने भी हामी भर ली और कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। तो उसने तभी दरवाज़ा भी खोल दिया। उसकी बात सुनकर जहाँ मुझे अपनी बहन की इज्जत बच जाने की खुशी हुई थी, वहीं अपने देवर के लिए मुझे दुख भी हुआ कि उसे ज़माने के तानों से छुपने के लिए किस आजमाइश से गुजरना पड़ रहा है, वरना ये दुनिया तो उसे ताने दे देकर ही मार देती कि आखिर ये शादी क्यों नहीं कर रहा। अच्छा भला तो है, लेकिन शायद वह अपनी दीवानगी की धुन में इन तानों से बच गया है। अब ये लोगों की ही तो अपनी गलती है कि जिसे हम चमत्कारी इंसान समझ रहे हैं और उसे ऐसा समझकर अपनी औरतों को उसके पास लेकर आते हैं कि उसके सर पर हाथ रखने से उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर वह इतना ही चमत्कारी होता तो सबसे पहले अपने ही सर पर हाथ रखता। उस दिन के बाद मुझे होश आ गया और मैंने भगवान से माफ़ी भी मांग ली कि मैं ये क्या गलत काम करने जा रही थी। भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता
हम इंसानों की क्या औकात है कि हम लोग कुछ कर सकें। अगले साल ही मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था और मेरी बहन की भी एक अच्छी सी जगह पर शादी हो गई थी। लेकिन शादी के 1 महीने के बाद ही वह बेचारी विधवा हो गई। उसके पति की कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी थी और उन लोगों ने सिया के पति को मारकर अपना बदला लिया था। ये ऐसा दुखों का पहाड़ था जो हम सब पर टूट पड़ा था। मेरी माँ तो उस समय बिस्तर से ही लग गई थी और फिर तभी मेरे दिमाग में सिर्फ रवि का ख्याल आया था। मेरा देवर रवि पागल नहीं था, वो नॉर्मल था। हाँ, मैं मानती हूँ वो नामर्द था, लेकिन उसका इलाज हो सकता है। मैंने सिया से बात की कि तुम रवि से शादी कर लो। पहले तो वह मुझे ऐसे देखती रही, लेकिन माँ की हालत को देखते हुए वह मान गई थी। मैंने माँ से बात की तो मेरी माँ कहने लगी कि साक्षी, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा देवर पागल है। मैंने माँ को सारी बात बता दी तो मेरी माँ भी फिर इस रिश्ते के लिए मान गई। और मैंने जब अजय से बात की तो अजय ने भी वही बात की कि रवि पागल है, और मैंने फिर अजय को भी सच्चाई बता दी। ये बात सुनकर अजय बहुत हैरान हुए। उन्हें अपने भाई के बारे में ये सब सुनकर दुख हुआ था और फिर हम सब ने मिलकर सिया और रवि की शादी कर दी। रवि इतना खुश था कि उसकी खुशी देखने के लायक थी। जो भी उसे देखता दांतों तले उंगली ही दबा रहा था, क्योंकि सब लोग उसे अब तक पागल ही समझ रहे थे और वो इस समय बिल्कुल भी पागल नहीं लग रहा था। और अजय ने मुझ पर एक और खुलासा किया। जब अजय ने बताया कि उसने एक 3 कमरों का फ्लैट खरीद लिया है, मैं तो हैरत से उसे देखती ही रह गई थी। मैंने कहा कि ये तुमने कैसे किया? अजय ने बताया कि मुझे सब पता था कि मेरी माँ और बहन तुम्हारे साथ क्या सुलूक करती हैं, लेकिन फिर भी तुमने अब तक उफ तक नहीं की। तुम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही और मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ। तुम्हें और अपने बच्चे को मैं एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। मैंने अपने फंड के पैसों से और फिर कुछ लोन लेकर ये फ्लैट खरीद लिया है। गांव की कुछ ज़मीन बेचकर मेरे पति ने रवि को भी इलाज के लिए बाहर भेज दिया। और जब 6 महीने के बाद रवि और सिया विदेश से वापस आए तो रवि बिल्कुल ठीक हो चुका था, बल्कि सिया तो रवि के साथ बहुत ही खुश लग रही थी। मैं, अजय, रवि और सिया अब उसी फ्लैट में एक साथ मिलकर रहने लगे। मेरे सास ससुर और ननद अब पुराने वाले घर में ही रहते हैं। हम दोनों बहनें भगवान का जितना भी धन्यवाद करती हैं कम है कि हमें इतना प्यार करने वाले पति मिले थे। हम अपने सारे मामले भगवान पर छोड़ देते हैं तो हमारे लिए भगवान कभी भी बुरा नहीं करता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।